Very, very good morning to all students. In the chapter complex integration, we discuss the derivation, complex line integration, सम्मिश्र रेखा समाकलन, and we discuss the theorem mode of integration of C f z dz कि इस इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ जेड डी जेड इसका यदि मोड लें तो ये लेस देन इक्वल टू एम इंटू एल मोड ऑफ एफ जेड इज लेस देन इक्वल टू एम एंड एल इज द लेंथ ऑफ कंटूर सी। ये थ्योरम कंप्लीट हो गया था, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स लाइन इंटीग्रल by definition या by derivation of complex line integral we have integration of c f z dz means कॉम्प्लेक्स लाइन इंटीग्रल की डेफिनेशन का यूज करके इसकी वैल्यू किस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फाइंड आउट की थी। 3 पार्ट किए थे एक एग्जांपल में। तो इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ जेड डी जेड ये किसके इक्वल था, लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट लो या नॉर्म ऑफ पी टेंस टू 0, एक ही बात है, ठीक है। तो लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट समेशन आर इक्वल टू 1 to n एफ ऑफ एक्स आई आर इंटू जेड आर माइनस 1, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते थे एफ जेड की वैल्यू क्या गिवन है, उसके अकॉर्डिंग एफ ऑफ एक्स आई आर फाइंड आउट करके पुट करके और इसको नेक्स्ट सॉल्व करते थे। तो अब तक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, फर्स्ट कुछ डेफिनेशंस थी, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस थी, क्लियर होनी चाहिए सभी को। सेकंड, कॉम्प्लेक्स लाइन इंटीग्रल का यूज करके सॉल्व करना एग्जाम्पल को, ठीक है। तो उसके लिए ये लर्न होना चाहिए स्टेटमेंट सभी को। और थर्ड, थ्योरम में क्या करवाया था, मोड ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ जेड डी जेड इज लेस देन इक्वल टू एम इंटू एफ। तो ये 3 पॉइंट्स इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट अब तक डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट कुछ डेफिनेशंस हैं, 4 डेफिनेशन है यहाँ पर। नेक्स्ट अपना मेन टॉपिक आएगा कोची इंटीग्रल थ्योरम। कोची इंटीग्रल थ्योरम, इस थ्योरम को डिस्कस करने से पहले 4 डेफिनेशन है उनको क्लियर करेंगे। सबसे फर्स्ट डेफिनेशन आती है यहाँ पर सिंपल कनेक्टेड रीजन। सेकंड डेफिनेशन मल्टीपल कनेक्टेड रीजन, मल्टीप्लाई कनेक्टेड रीजन या मल्टी कनेक्टेड रीजन। तो यहाँ पर सिंपली कनेक्टेड रीजन और मल्टी कनेक्टेड रीजन इनको डिफाइन करेंगे सबसे फर्स्ट। उसके नेक्स्ट सिंपल क्लोज कर्व और मल्टीपल कर्व, ठीक है। सिंपल क्लोज कर्व और मल्टीपल क्लोज कर्व, तो 4 डेफिनेशन हो गई। सिंपली कनेक्टेड रीजन, मल्टी कनेक्टेड रीजन, सिंपल क्लोज्ड कर्व एंड मल्टीपल कर्व। अब देखो सिंपल कनेक्टेड रीजन को किस तरह से डिफाइन करोगे। ये कोई भी बाउंड्री है या कोई भी कर्व सी है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ये रीजन कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। ये कोई भी रीजन आर है। अब यदि इस रीजन के अंदर कोई भी कर्व कंस्ट्रक्ट करो, सपोज इस कर्व को नाम गामा दिया, अल्फा बीटा गामा होता है, ठीक है। तो सपोज कोई कुछ भी ले लो, अल्फा ले लो, बीटा ले लो, गामा ले लो, इस तरह से ले लो, ठीक है। ये भी गामा का साइन है। तो ये कोई भी कर्व गामा है। अब यदि इस कर्व गामा को श्रंक करें, श्रंक मीन्स इसको सिकोड़ना या इसको छोटा करें तो इसको श्रंक करें तो ये किसी एक पॉइंट पर श्रंक हो जाए और वो पॉइंट रीजन आर के अंदर ही लाई करे। मीन्स क्या कह रहे हो यहाँ पर कि किसी भी रीजन आर में कोई भी कर्व यदि कंस्ट्रक्ट कर रहे हो तो उसको यदि किसी एक पॉइंट पर श्रंक कर दिया जाए तो वो पॉइंट रीजन आर में लाई करना चाहिए। तो उस के अकॉर्डिंग तो रीजन आर जो है वो सिंपली कनेक्टेड रीजन होगा, ठीक है। अदरवाइज द रीजन आर इज कॉल्ड मल्टी कनेक्टेड रीजन। मीन्स जो भी कर्व कंस्ट्रक्ट कर रहे हो रीजन आर में, उस कर्व को यदि श्रंक करते जाओ, उसको छोटा करते जाओ, सिकुड़ते जाओ और किसी एक पॉइंट पर यदि वो श्रंक हो रहा है और वो पॉइंट रीजन आर में ही लाई कर रहा है तो सिंपली कनेक्टेड रीजन होगा। अदरवाइज रीजन जो है वो मल्टी कनेक्टेड रीजन कहलाएगा, ठीक है।
अब जैसे ये तो इसको श्रंक करोगे तो ये इस पॉइंट पर श्रंक हो जाएगा और ये पॉइंट इसी रीजन में लाई कर रहा है। अब यदि कोई भी ये कर्व है, ठीक है, ये बाउंड्री C1 या कर्व C1 और ये कोई कर्व है C2, ठीक है। अब इन कर्व C1 और C2 के अकॉर्डिंग जो रीजन है वो यदि ये है, ठीक है, इन दोनों का जो रीजन यदि ये है, ये रीजन R है, इन दोनों बाउंड्रीज के अकॉर्डिंग जो रीजन कंस्ट्रक्ट हो रहा है यदि वो इस तरह से लें तो इसको क्या कहोगे, सिंपली कनेक्टेड रीजन कहोगे या मल्टी कनेक्टेड रीजन कहोगे। अब देखो यहाँ पर यदि इस रीजन में कोई भी कर्व ले लिया ये इस तरह से, ठीक है, सपोज ये कर्व अल्फा है, अल्फा, ये अल्फा है। अब यदि इसको श्रंक करो, ठीक है, छोटा करते जाओगे तो ये इस पॉइंट पर श्रंक हो जाएगा। अब ये पॉइंट इस रीजन में लाई कर रहा है, मीन्स ये इस कर्व के अकॉर्डिंग, अल्फा कर्व के अकॉर्डिंग ये रीजन R मल्टी कनेक्टेड रीजन होगा, ठीक है। अब इसमें क्या कोई ऐसी कंडीशन है क्या जो इसको फॉलो नहीं कर रही है। तो देखो अब यदि इसमें कोई भी कर्व ये लें इस तरह से, ठीक है, ये कर्व सपोज बीटा कर्व है, रीजन R में कोई भी कर्व कंस्ट्रक्ट किया इस तरह से। अब यदि इसको श्रंक करोगे, कौन से, बीटा कर्व को, तो ये इसको श्रंक करोगे तो छोटा होता 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 ये किसी तरह से इस पॉइंट पर श्रंक होगा और दिस पॉइंट डज नॉट लाई इन द रीजन R, ये पॉइंट जो है वो रीजन R में लाई नहीं कर रहा है, ठीक है। मीन्स ये रीजन R या क्या कहो, ये जो कर्व है, ठीक है, कर्व बीटा लाई ऑन द रीजन R and in this condition the region R is said to be multi connected region, ठीक है। तो इस तरह से C1 और C2 कर्व के अकॉर्डिंग जो रीजन R कंस्ट्रक्ट हो रहा है उसके अकॉर्डिंग R जो है वो मल्टी कनेक्टेड रीजन होगा, ठीक। अब इनके अकॉर्डिंग डेफिनेशन सभी की क्लियर हो गई होगी। देखो, अ रीजन इन विच एवरी क्लोज कर्व, ठीक है, जो भी क्लोज कर्व कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, a region in which every closed curve can be shrunk to be a point without passing out of the region R is called simple connected region, otherwise it is called multiply or multi connected region, and the region is not simply connected then it is called मल्टी कनेक्टेड रीजन, ठीक है। तो सिंपल है डेफिनेशन, ओनली एक पॉइंट है यहाँ पर श्रंक, श्रंक का मीन्स यही होता है उसको छोटा करते जाओ, सिकुड़ते जाओ उसको, ठीक है। तो डेफिनेशन सभी को क्लियर हो गई होगी। तो एग्जाम में इस डेफिनेशन को इस फॉर्म में दोगे और डायग्राम से बता सकते हो ये सिंपल कनेक्टेड रीजन है और ये मल्टीपल कनेक्टेड रीजन है, ये अल्फा कर्व है, ठीक है, और ये कोई भी बीटा कर्व हो गया, ठीक है। क्लोज कर्व है ये सभी, ये भी क्लोज कर्व है, ये भी क्लोज कर्व है, ये भी क्लोज कर्व है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर लिया है कि एवरी क्लोज्ड कर्व कैन बी श्रंक टू बी अ पॉइंट विदाउट पासिंग थ्रू ऑफ द रीजन R। नेक्स्ट डेफिनेशन देखो, तो छोटे छोटे डेफिनेशन है, डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए कि हाँ इस डेफिनेशन को कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे इसको एक्सप्लेन करोगे। सिंपल क्लोज्ड कर्व, अ कर्व इज कॉल्ड सिंपल क्लोज्ड कर्व इफ इट डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ। कोई भी कर्व सिंपल क्लोज्ड कर्व कब कहलाएगा, जब ये खुद को क्रॉस नहीं करे। जैसे ये कोई भी कर्व C है, इसके अकॉर्डिंग रीजन R कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं, ठीक है। अब ये कोई भी कर्व है, इस पर सपोज ये पॉइंट ले लो कोई भी A, अब ये पॉइंट इस तरह से पास होता हुआ इस तरह से और ये इस पॉइंट पे आ जाएगा, ठीक है। मीन्स ये पॉइंट सेल्फ अपने आप को क्रॉस नहीं कर रहा है, द पॉइंट A डज नॉट क्रॉस इट सेल्फ, इन दिस केस द कर्व C इज कॉल्ड सिंपल क्लोज्ड कर्व, ठीक है। तो जैसे यहाँ से स्टार्ट करते हुए ये यहाँ आ रहा है तो ये पॉइंट को क्रॉस नहीं कर रहा, तो ये क्लोज कर्व होगा। मल्टीपल कर्व, अ कर्व विच क्रॉस इट सेल्फ एट द पॉइंट, देन द कर्व इज कॉल्ड मल्टीपल कर्व। अब जैसे कोई भी कर्व ये इस तरह से ले रहे हो, इस तरह से कोई भी कर्व ले रहे हो, ठीक है, ये कर्व हो गया अपना C, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग
जो रीजन कनेक्ट हो रहा है वो ये रीजन आर हो गया, ठीक है। सपोज इस पर कोई भी पॉइंट ये ए है, ठीक है। ये पॉइंट इस तरह से इसका ऊपर इस तरह से मूव करता हुआ इस तरह से ये यहाँ क्रॉस कर गया इस पॉइंट पर, ठीक है, और ये फिर इस पॉइंट पर आ गया, ठीक है। तो इस कर्व के अकॉर्डिंग ये पॉइंट जो है इस पॉइंट पर बी पॉइंट पर अपने आप को क्रॉस कर रहा है, कट कर रहा है। तो ये जो कर्व होगा ये मल्टीपल कर्व होगा। तो डेफिनेशन को विद एग्जाम्पल लेते हुए लर्न करोगे, एक्सप्लेन करोगे, समझोगे, तो ये जो डेफिनेशंस हैं इसमें 7-8 डेफिनेशंस आई हैं, तो सभी डेफिनेशंस को 3-4 टाइम रिवाइज करोगे, देन डेफिनेशंस जो हैं वो क्लियर होंगी। अदरवाइज फिर कंफ्यूज होगे इनमें। ये तो ईजी है, सिंपली कनेक्टेड रीजन, मल्टीपल कनेक्टेड रीजन अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, ये बता दिया दोनों डेफिनेशन। इससे पहले अपनी जो डेफिनेशन थी पार्टीशन था, रेक्टिफिएबल कर्व था, कंटूर की डेफिनेशन थी, तो उनको 2-3 टाइम रिवाइज करोगे, लिखकर प्रैक्टिस करोगे, समझोगे, तो वो चीज़ें सभी डेफिनेशंस जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी। तो इन सभी डेफिनेशंस को सभी स्टूडेंट्स अच्छे से रिवाइज करके प्रैक्टिस करें सभी। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम देखिए, कोची इंटीग्रल थ्योरम। स्टेटमेंट देखो तो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट देखोगे, सिंपली कनेक्टेड रीजन और मल्टी कनेक्टेड रीजन 2 डेफिनेशन डिस्कस की थी। सिंपली कनेक्टेड रीजन मीन्स एकशः संबद्ध प्रदेश, ठीक है, और मल्टी कनेक्टेड रीजन बहुसंबंधित प्रदेश। तो एक संबंध प्रदेश जी में एफ जेड विश्लेषिक फलन है तथा एफ डैश जेड संतत है। यदि जी में सी एक समवर्त कंटूर है, कोई भी प्रांत दिया हुआ है जी, उसमें सी क्लोज कंटूर है, देन इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ जेड डी जेड इक्वल टू 0। तो कोची इंटीग्रल थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ जेड डी जेड इक्वल टू 0, सी बी अ क्लोज्ड कर्व इन डोमेन जी। देखो एफ जेड इज एनालिटिक विद अ कंटिन्यूअस डेरिवेटिव इन अ सिंपली कनेक्टेड डोमेन जी। तो डोमेन जो है वो जी दिया हुआ है, आर की जगह यहाँ पर जी गिवन है रीजन। इफ सी इज अ क्लोज्ड कंटूर लाइंग इन जी, देन इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड इक्वल टू 0, ठीक है। इसमें छोटा सा प्रूफ दिया हुआ है, लेकिन इसको थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और इसको क्लियर करेंगे नेक्स्ट। इस थ्योरम को ग्रीन थ्योरम को यूज करते हुए यहाँ पर इसको प्रूव करेंगे। ग्रीन थ्योरम का स्टेटमेंट सभी ने प्रीवियस क्लास में वेक्टर कैलकुलस में लास्ट चैप्टर था उसमें किया होगा सभी ने, फिर भी यदि नहीं किया है किसी ने तो इसका स्टेटमेंट मैं सभी को बता देती हूँ। ग्रीन थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, इफ़ पी एंड क्यू, पी आर द फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई एंड क्यू आर ऑल्सो फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, पी एंड क्यू एंड देयर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स आर कंटिन्यूअस। इनके फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या हो जाएंगे, डेल पी अपॉन डेल एक्स, डेल पी अपॉन डेल वाई, डेल क्यू अपॉन डेल एक्स, डेल क्यू अपॉन डेल वाई। ये यदि कंटिन्यूअस हैं तो स्टेटमेंट क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ सी, सी इज अ क्लोज्ड कर्व इन सिंपली कनेक्टेड डोमेन जी, इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन, ठीक है, डी एक्स डी वाई यूज आ रहा है तो डबल इंटीग्रेशन इन डोमेन डी, डबल इंटीग्रेशन ऑफ डेल क्यू अपॉन डेल एक्स माइनस डेल पी अपॉन डेल वाई डी एक्स डी वाई। पी और क्यू की वैल्यू अपने को गिवन होगी क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, और फिर इसको यूज लेते हुए और सॉल्व करेंगे। तो ये स्टेटमेंट सबको लर्न होना चाहिए। अब इसी थ्योरम को इसमें यूज करके और इसको कैसे इसको देखो प्रूव करेंगे। कोची इंटीग्रल थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ जेड डी जेड इक्वल टू 0, सी बी आर क्लोज कंटूर कनेक्टेड इन सिंपली कनेक्टेड डोमेन जी या सिंपली कनेक्टेड रीजन जी। देखो इसके प्रूफ में, सिंस जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई एंड एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी, ठीक है, क्लियर है सभी को। जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, देन डी जेड इक्वल टू डी एक्स प्लस आयोटा डी वाई एंड
एफ जेड इक्वल टू यू एक्स कोमा वाई, तो यहीं से स्टार्ट करोगे इसको, यू एक्स कोमा वाई प्लस आयोटा वी एक्स कोमा वाई। एफ जेड की वैल्यू ये हो गई और इसको u प्लस आयोटा v भी ले सकते हो सिंपल। अब इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ जेड डी जेड, इसमें वैल्यू पुट कर दो, एफ जेड की वैल्यू पुट कर दो u प्लस आयोटा v और डी जेड की वैल्यू पुट कर दो डी एक्स प्लस आयोटा डी वाई। और फिर देखो नेक्स्ट इसको सॉल्यूशन में से देखो, तो इसका स्टेटमेंट जो है वो बुक से लोगे, ठीक है। देखो इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ जेड डी जेड, एफ जेड की वैल्यू पुट कर दी और ये वैल्यू पुट कर दी, मल्टीप्लाई कर लो, यू को मल्टीप्लाई कर लो इन दोनों से और इसको मल्टीप्लाई कर लो, रियल पार्ट्स को एक साथ ले लो, इमेजिनरी पार्ट्स को एक साथ ले लो। तो इंटीग्रेशन ऑफ सी यू डी एक्स माइनस वी डी वाई प्लस आयोटा इंटीग्रेशन ऑफ सी यू डी वाई प्लस वी डी एक्स, ठीक है। ये टर्म्स हो गई यहाँ पर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मार्क कर लो, ठीक है। अब यहाँ पर बाय ग्रीन थ्योरम वी नाउ दैट पी एंड क्यू and the first order derivatives of p and q are continuous, then integration of c p dx plus q dy equal to double integration of del q upon del x minus del p upon del y dx dy, ठीक है। फंक्शन एनालिटिक फंक्शन दिया हुआ है थ्योरम के स्टेटमेंट में, सिंस फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन सो u and v आर कंटिन्यूस, क्योंकि फंक्शन एफ जेड एनालिटिक फंक्शन है मीन्स डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा, सिंस एफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन सो इट इज ऑल्सो डिफरेंशिएबल एंड देन द फंक्शन इज कंटिन्यूस। फंक्शन इसलिए एनालिटिक फंक्शन है तो डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा, और सभी एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूस फंक्शन। सभी अवकलनीय फलन क्या होते हैं, संतत फलन होते हैं, तो u और v जो है वो कंटिन्यूस भी होंगे, ठीक है। अब एनालिटिक फंक्शन है तो फंक्शन एफ जेड की एनालिटिक होने के लिए नेसेसरी कंडीशन में क्या बताया था कि u एंड v आर सेटिस्फाई द कोची रीमान इक्वेशंस, कि u और v जो हैं वो कोची रीमान इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगे। कोची रीमान इक्वेशंस क्या थी, डेल u अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल v अपॉन डेल वाई एंड डेल u अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल v अपॉन डेल एक्स, ठीक है। और एफ डैश जेड की वैल्यू क्या थी अपनी, एफ डैश जेड इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वी अपॉन डेल एक्स, या यहाँ से ले लो, एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी है तो एफ डैश जेड क्या हो जाएगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वी अपॉन डेल एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया। यहाँ यूज करो डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई माइनस आयोटा डेल यू अपॉन डेल वाई, ठीक है, बाय यूजिंग कोची रीमान इक्वेशंस। कोची रीमान इक्वेशंस को यूज करके इनको इस पार्ट में चेंज कर लिया। अब नेक्स्ट देखो, तो कोची रीमान इक्वेशंस के अकॉर्डिंग ये हो गया, और एफ डैश जेड इक्वल टू ये इक्वेशन नंबर सेकंड, या इसको थर्ड ले लो और ग्रीन थ्योरम वाली जो स्टेटमेंट था उसको सेकंड ले लो, तो फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड हो जाएगा, तो ये अपने अकॉर्डिंग मार्क कर दोगे इनको, ठीक है। अब थ्योरम में गिवन है कि एफ डैश जेड इज कंटिन्यूस, कि फंक्शन एफ जेड जो है उसका डेरिवेटिव कंटिन्यूस है, थ्योरम में गिवन है एफ डैश जेड इज कंटिन्यूस, ठीक है। अब ये कंटिन्यूस होगा, एफ डैश जेड कंटिन्यूस है तो ये डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल वी अपॉन डेल एक्स, डेल वी अपॉन डेल वाई और डेल यू अपॉन डेल वाई, ये सभी क्या होंगे, कंटिन्यूस होंगे। मीन्स यू एंड वी के फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स जो हैं वो कंटिन्यूस हो गए। अब यू फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ यू एंड वी आर कंटिन्यूस, देन वी यूज ग्रीन थ्योरम, ठीक है। ग्रीन थ्योरम में क्या है कि पी और क्यू के फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कंटिन्यूस हो तब ये टर्म किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। इसलिए यहाँ पर ये शो किया है कि सिंस एफ डैश जेड इज कंटिन्यूस सो ऑल द टर्म्स आर कंटिन्यूस, सो वी यूज ग्रीन थ्योरम, या सो वी अप्लाई द ग्रीन थ्योरम इन इक्वेशन फर्स्ट। अब ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है अपनी, इसमें ग्रीन थ्योरम का यूज करोगे, तो ये टू पार्ट हो गए, इंटीग्रेशन ऑफ सी पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। तो यहाँ पर तो पी की वैल्यू यू हो गई और क्यू की वैल्यू माइनस
कंपेयर कर लो पी यू और क्यू इक्वल टू माइनस वी, ठीक है। और इसमें इंटीग्रेशन ऑफ सी पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, तो पी इक्वल टू वी और क्यू इक्वल टू यू, ठीक है। तो ये पी और क्यू की वैल्यू इन दोनों टर्म्स के अकॉर्डिंग फाइंड आउट हो गई। तो इसके अकॉर्डिंग ये टर्म इसके इक्वल होगा, तो इसकी वैल्यू यहाँ ले लो। तो फर्स्ट टर्म जो है उसमें ग्रीन थ्योरम का यूज करोगे, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा, ठीक है। पी और क्यू की वैल्यू पुट करी है ओनली। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो। तो इसको या तो यू में चेंज कर लो या वी में चेंज कर लो। तो यहाँ पर डेल वी अपॉन डेल एक्स की वैल्यू यहाँ से पुट कर दिया, माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई, तो ये कैंसिल हो गया, ठीक है, जीरो हो गया। इसी तरह से इनको भी एक में चेंज कर लो, या तो यू में चेंज कर लो या वी में चेंज कर लो, ठीक है। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई, तो इसको यूज किया है। यूज क्यों किया है? सिंस फंक्शन एफ जेड एनालिटिक फंक्शन गिवन है थ्योरम में, फंक्शन एफ जेड एनालिटिक फंक्शन है, तो कोची-रीमान इक्वेशंस जो हैं वो सेटिस्फाई होंगी नेसेसरी कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो इन थ्योरम के अकॉर्डिंग यहाँ पुट करके ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ये टर्म किसके इक्वल हो गया? जीरो। मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ जेड डी जेड इक्वल टू जीरो। दिस इज द कोची इंटीग्रल थ्योरम। तो कोची इंटीग्रल थ्योरम में यही प्रूव करना था अपने को, इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ जेड डी जेड इक्वल टू जीरो। अब इसको कंप्लीट हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट अपने अकॉर्डिंग नोट करोगे, और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स इंग्लिश लैंग्वेज लेते हुए इसको कंप्लीट अपने नोट्स में कंप्लीट करोगे।